नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं, जिस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे वो है शब्द और शब्द के भेद पर भेद। देखिए, किसी भी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है शब्द, क्योंकि शब्दों के द्वारा ही उस भाषा को हम समझ और जान सकते हैं। बहुत से शब्द वो किस प्रकार निर्मित हुए हैं, किस प्रकार वो गति करके दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं, उस पर ये जो आज का वीडियो है आधारित है। सबसे पूर्व शब्द क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हम सब प्रतिदिन न जाने कितने ही शब्दों का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, घर मकान, स्कूल, किताब, कलम, दूध, फल, फूल, घोड़ा, गाड़ी, साइकिल, बस, ट्रेन, विमान आदि। यह शब्द हिंदी के शब्द हैं, जिनका प्रयोग हर हिंदी भाषी अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए करता है। आप लोग देख सकते हैं कि यह सभी शब्द अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बने हैं। उदाहरण के लिए किताब शब्द को देखते हैं। इसमें कौन कौन सी ध्वनियां मिली हैं वो हम जानते हैं। कै जमा ई जमा तै जमा आ जमा बै जमा ए। अब इनका वर्णों का क्रम बदल दे तो जो शब्द बनेंगे वो सार्थक शब्द नहीं होंगे। इसलिए अर्थवान होने पर ही वर्णों के मेल को शब्द कहा जाता है या जाएगा। देखिए, शब्द है किताब। अब इसका हमने विच्छेद करके देखा, इस प्रकार विच्छेद करके देखा। अब अगर हम इसका क्रम बदल दें, ऐसे तिकाब बना दें, तो क्या इसका कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। इस कारण से ये शब्द नहीं है। जैसे कि शब्द है कार। अब इसका हम ऐसे रका लिख दें वर्णों का क्रम बदल के, तो इसका कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। इस कारण से यह शब्द नहीं होगा। अर्थात शब्द वही होगा जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा। अर्थवान ही शब्द होता है, निरर्थक शब्द नहीं होता। शब्द की परिभाषा इसके आधार पर देख लेते हैं। ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वही शब्द कहलाता है। देखिए, निश्चित अर्थ होगा तभी शब्द होगा। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं। पूर्व में हमने उदाहरण देके भी इस विषय को समझाया है। तो जहां पर निश्चित अर्थ होगा वही शब्द होगा जिसका। तो शब्द की विशेषता क्या हुई, इस आधार पर देख लेते हैं। शब्द की रचना ध्वनियों के मेल से होती है। देखिए, कोई भी शब्द है वो ध्वनियों से मिलकर बना होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ये क्या है? एक वर्ण है। अब इनको वर्णों को मिला के शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। इसलिए कहा गया है शब्द की रचना ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। वो स्वतंत्र होते हैं। शब्द क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। आइए अब शब्द के भेद परभेदों पर हम चर्चा कर लेते हैं। हर भाषा का अपना शब्द भंडार होता है जिसमें तरह तरह के शब्द होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन शब्दों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है। शब्दों के वर्गीकरण के कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। देखिए, जो शब्द होता है उनके अध्ययन की दृष्टि से जो प्रयोग हैं वो अलग अलग होते हैं। उसी आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो शब्दों का वर्गीकरण को हम जान लेते हैं। सबसे पहला स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, मतलब जो शब्द है वो किस प्रकार से
किसी भी भाषा में पहुंचा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर, उसका जो उसकी रचना है शब्द की वो किस प्रकार की है। प्रयोग के आधार पर उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। शब्द विकार के आधार पर उसमें परिवर्तन आता है या नहीं आता है। अर्थ के आधार पर जो शब्द है वो किस प्रकार के अर्थ को ग्रहण किए हुआ है, इस आधार पर शब्दों के वर्गीकरण किया जाता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला था ना, तो क्या बता सकते हैं कि गंगा का स्रोत कहाँ है। गंगा का स्रोत वह स्थान है जहां से गंगा नदी निकलती है, अर्थात गंगोत्री। इसी तरह शब्दों का भी स्रोत हो सकता है। शब्दों के स्रोत को से तात्पर्य है शब्द की वह मूल भाषा जिससे निकलकर शब्द किसी अन्य भाषा में आए हैं। आप जानते ही हैं कि हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं, बहुत से शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से आए हैं तथा अनेक शब्द हिंदी की अपनी बोलियों से भी आए हैं। इस तरह जो शब्द जिस मूल भाषा से आता है उसी मूल भाषा को उस शब्द का स्रोत समझा जाता है। स्रोत के आधार पर हिंदी शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। तो पहला है तत्सम। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् तथा सम। तत् शब्द का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। तो तत्सम का अर्थ हुआ उसके समान। इसी तरह तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में शब्द जो स्रोत भाषा संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं और तथा आज हिंदी भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के तो आ गए हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत में जैसे प्रयोग होते हैं वैसे की वैसे ही हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ग्रंथ, मृग, कर्म, प्रेम, पुण्य, सिंह, सर्प, विद्युत, कृपा, क्रिया, स्वपन, किरण, कर्म, अर्थ, स्वास्थ्य, मयूर, पिता, माता, भव्य, दिव्य इत्यादि प्रकार के जो शब्द हैं वो संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयोग होते हैं और हिंदी भाषा में भी ऐसे प्रयोग होते हैं। इसी कारण से इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगला है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे हुए या उससे विकसित हुए। यह शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों तत्सम शब्दों से विकसित हुए हैं। इनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हो गया है, पर हम इन शब्दों का विकास दिखाते हुए इनके मूल शब्दों तक पहुंच सकते हैं। देखिए कुछ शब्द हिंदी में ऐसे हैं जो आए तो संस्कृत से हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। थोड़े से परिवर्तन होने के कारण उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, और उनको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि ये संस्कृत से ही थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आ गए हैं। अब देख लेते हैं तद्भव शब्द, देख लेते हैं। दांत है, इसका मूल शब्द संस्कृत में क्या है? दंत। ऐसे ही तद्भव शब्द सांप है, इसका मूल शब्द संस्कृत में है सर्प। रात का संस्कृत में है रात्रि। हाथ का संस्कृत में है हस्त। दूध का संस्कृत में है दुग्ध। कान का संस्कृत में है कर्ण। ओठ का संस्कृत में है ओष्ठ। कांटा का संस्कृत में है कंटक है। तो इस प्रकार से हम थोड़े बहुत जो परिवर्तन के साथ शब्द संस्कृत से हिंदी में आ गए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, और उनके क्रम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उनके मूल उद्गम स्थान तक हम पहुंच सकते हैं। अगला है देशज या देशी शब्द।
ये हिंदी के वे शब्द हैं जो ग्रामीण अंचल के प्रभाव से विकसित हुए हैं या हिंदी की बोलियों से आ गए हैं तथा इन शब्दों का स्रोत संस्कृत में नहीं मिलता। देखिए, हिंदी संस्कृत से ही उत्पन्न हुई भाषा है, तो उसमें बहुत से शब्द तो संस्कृत के ही हैं, लेकिन कुछ शब्द ग्रामीण अंचल के प्रभाव से भी दिखते हैं, जिन्हें हम देसी शब्द या देशज शब्द कहते हैं, जो हमारी संस्कृत भाषा में नहीं दिखते। वो ग्रामीण क्षेत्र इत्यादि में उनके प्रयोग होने के कारण वो ग्रामीण अंचल शब्द कहे जाते हैं, देसी शब्द कहे जाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। झाड़ू, लोटा, गाड़ी, अटकल, झटपट, पगड़ी, दिव्या, खिड़की, लड्डू, गड़बड़, भोपू, रोड़ा, पैसा, झंझट, पगड़ी, सिलावट, पेट, जूता, चस्का, डिब्बिया इत्यादि शब्द जो हमारी देसी भाषाओं से, जो ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा है, उनसे भी हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। अब है विदेशी या आगत शब्द। देखिए, विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी फारसी से आए शब्द दफ्तर, बेगम, किशमिश, मसाला, सरकार, संदूक, अदालत, चाकू, कैंची, पर्दा, कागज, जिला, पनीर, चपरासी, कानून, जहाज, मसाला, फकीर, पिस्ता, गरीब। अंग्रेजी से आए शब्द हैं पार्टी, टोस्ट, कॉलेज, मीटिंग, स्वेटर, डॉक्टर, सेंटर, रोड, गिलास, रेडियो, टेलीफोन, स्कूल, पेस्ट्री, बैंक, कैप, डिग्री, चॉकलेट, स्टेशन, बेंच, कैमरा, टाई, रेल, सिगरेट, बिस्किट, कार आदि। देखिए, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में विदेशी हैं, लेकिन वो इतने घुल मिल गए, हमारे दैनिक व्यवहार में आने लगे हैं कि उन्हें पहचानना बहुत कठिन हो गया है। आइए अगला है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के किस प्रकार से भेद किए जाते हैं। पहला है मूल शब्द। वे सरल शब्द जिनको अर्थवान स्वतंत्र खंडों में बांटा न जा सके मूल शब्द कहलाते हैं। देखिए, कोई भी शब्द है वो वर्णों के मेल से बना है, तो उनको जब अलग करते हैं तो उनके वर्णों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, अर्थात वर्णों का जो योग है उनको अलग करने से कोई सार्थक शब्द नहीं बनता। ऐसे शब्दों को मूल शब्द कहते हैं, जैसे घर, आम, चाय, मिठाई, केला, करेला, चावल, आटा, रोटी, कपड़ा, गाय, धोबी आदि। ये शब्द मूल शब्द है। इनके अगर हम इनको विभाजित करेंगे तो इनके जो शब्द अलग अलग होंगे उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इन्हें मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द दो तरह के हो सकते हैं। मूल शब्द प्रयोग के स्तर पर किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में उल्लू शब्द का सामान्य अर्थ है रात के अंधेरे में निकलने वाला एक पक्षी, परंतु समाज में इसका अर्थ मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। देखिए, किसी को अगर उल्लू कहा जाएगा तो वो उसका अर्थ आज मूर्ख में रूढ़ हो गया है, मतलब मूर्ख ही समझा जाता है। इस कारण से मूल शब्दों के दो भेद हो जाते हैं। सामान्य मूल शब्द, इस वर्ग में समस्त मूल शब्द आते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, कलम, दवात, पेंसिल, दूध, घर, छत, आटा, चावल आदि। रूढ़ मूल शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाने वाले शब्द, जैसे सामान्य मूल शब्द, सामान्य अर्थ और रूढ़ अर्थ देख लेते हैं हम। जैसे गधा शब्द है तो सामान्य अर्थ उसका एक पशु, लेकिन रूढ़ अर्थ आज क्या हो गया उसका, मूर्ख व्यक्ति। उल्लू सामान्य अर्थ है एक पक्षी,
लेकिन रूढ़ार्थ हो गया उसका मूर्ख व्यक्ति, अरुण। सामान्य अर्थ है लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी, लेकिन आज इसका रूढ़ अर्थ हो गया है मात्र लाल। अगला है यौगिक संयुक्त शब्द। जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं यौगिक या संयुक्त शब्द कहलाते हैं। हिंदी में संयुक्त शब्द प्राय 3 प्रकार के होते हैं। देखिए उदाहरणों से हम समझते हैं। एक तो मूल शब्द और मूल शब्द मिलके बनता है, दूसरा मूल शब्द और प्रत्यय मिलके बनता है, तीसरा उपसर्ग या और मूल शब्द मिलके जो शब्द बनते हैं वो यौगिक या संयुक्त शब्द कहलाते हैं। देखिए मूल शब्द मिलके बनने वाले शब्द देखते हैं। पत्र जमा वाहक, दोनों मूल शब्द है। पत्र भी एक मूल शब्द है और वाहक भी। इनसे एक शब्द क्या बना? पत्रवाहक। राष्ट्रपिता, तो शब्द बना राष्ट्रपिता। काली मिर्च, शब्द बना काली मिर्च। घोड़ा सवारी, तो शब्द बना घुड़सवारी। प्रधानमंत्री, तो शब्द बना प्रधानमंत्री। जन्मदाता, शब्द बना जन्मदाता। अब मूल शब्द में प्रत्यय लग के बनने वाले शब्द देख लेते हैं। शरीर जमा इक, तो बना शारीरिक। योग जमा इक, शब्द बना यौगिक। राष्ट्र जमा इये, शब्द बना राष्ट्रीय। ईमान में दार प्रत्यय लगने से ईमानदार शब्द बना। अब उपसर्ग और मूल शब्द मिलके बनने वाले शब्द देख लेते हैं। उपसर्ग है अन्न, मूल शब्द है आदर, तो अनादर। उपसर्ग है सु और इसमें मूल शब्द है कुमार, तो सुकुमार शब्द बना। उपसर्ग है वी, शब्द है नाश, तो विनाश बना। उपसर्ग है अद, मूल शब्द है लिखा, तो अध लिखा शब्द बना। अब है प्रयोग के आधार पर शब्दों के जो भेद किए जाते हैं उनको हम जानते हैं। ये नंबर 3 था। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 प्रमुख भेद किए जाते हैं। एक तो सामान्य शब्द तथा पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द जितने भी सामान्य जनजीवन से जुड़े शब्द हैं वे सब इस श्रेणी में आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक भाषा भाषी दिन प्रतिदिन व्यवहार में करता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घी, नमक, तेल, आटा। और पारिभाषिक शब्द किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं, जैसे कानून से संबंधित हो सकते हैं, कार्यालय, बैंक, व्यवसाय, विज्ञान, कोर्ट कचहरी आदि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द। इन शब्दों को तकनीकी शब्द भी कहते हैं। देखिए सामान्य शब्द जो दैनिक बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं, और पारिभाषिक शब्द वो होते हैं जो हम किसी विशेष स्थान पर उन शब्दों का प्रयोग अधिक देखते हैं। जैसे कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द हैं आदेश, अनुदेश, आवेदन, स्वीकृति, मिसिल, मसौदा, टिप्पणी आदि। बैंक में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं ऋण, अदायगी, लेखा, खाता, जमा, वसूली आदि। कचहरी में प्रयोग होने वाले शब्द हैं अपील, मुकदमा, गवाह, खारिज, सम्मान, कुड़की, सजा, फरियादी आदि। इस प्रकार के जो पारिभाषिक शब्द हैं वो किसी विशेष स्थान पर ही अधिक प्रयोग होने के कारण प्रयोग के आधार पर शब्दों के ये 2 भेद हैं। अब है शब्द विकार के आधार पर शब्दों के भेद। शब्दों के रूप में होने वाले परिवर्तन को व्याकरण में विकार कहा जाता है। इस आधार पर शब्दों के 2 भेद किए जा सकते हैं। एक तो विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। देखिए किसी भी शब्द में लिंग वचन के कारण परिवर्तन जहां आता है उसे विकार कहते हैं। तो जहां परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जहां कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आइए सबसे पहले विकारी शब्दों को जान लेते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है या जिनके रूप में परिवर्तन होता है
वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, कोई शब्द है, उसमें संज्ञा के कारण, सर्वनाम के कारण, विशेषण के कारण, क्रिया के कारण किस प्रकार परिवर्तन आता है, ये हम देख लेते हैं उदाहरण से। सबसे पहले है संज्ञा के कारण। मूल शब्द है लड़का और उसमें परिवर्तन क्या आएगा, लड़के, लड़कों, लड़कों आदि। अब सर्वनाम में, सर्वनाम मूल शब्द है वह, उसमें विकार क्या उत्पन्न हो जाएगा, उसे, उसको, उससे, उसमें आदि। विशेषण है अच्छा, इसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा अच्छे, अच्छी। जहां लड़की के लिए प्रयोग होगा वहां अच्छी प्रयोग होगा, जहां लड़के के लिए प्रयोग होगा वहां अच्छा होगा। इस प्रकार से विकार उत्पन्न हो जाता है। क्रिया, क्रिया है चलना। अब इसमें विकार क्या उत्पन्न होगा, चल, चले, चलो, चलिए, चलूं आदि। देखिए, जहां पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनके कारण जहां जो शब्द है उसमें विकार आता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। अगला है अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है या जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात शब्द आते हैं। उदाहरण से देखते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण। जैसे क्रिया विशेषण है यहाँ, वहां, कहाँ, कल, आज, अब, धीरे, जल्दी, तेज। ये शब्द किसी भी वाक्य में प्रयोग होंगे तो ऐसे की ऐसे ही रहेंगे। इनमें लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, इन्हें अविकारी इसीलिए कहा जाता है। आगे संबोधन के, संबंध के आधार पर, जैसे ने, से, को, में, पर, के ऊपर, के नीचे आदि, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। समुच्चय बोधक, और, या, किंतु, परंतु, अथवा आदि, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। विस्मयादि बोधक, अरे, हाय, उफ, शाबाश आदि, इनमें भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। निपात, ही, तक, भी, तो आदि, ये सबके लिए, एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के लिए एक समान प्रयोग होते हैं, इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब है पांचवा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों में निम्नलिखित प्रमुख भेद किए जाते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी तथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द होते हैं। देखिए, अर्थ जो है शब्द ने जो अर्थ ग्रहण किया है वो किस प्रकार का है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका मात्र एक अर्थ होता है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो अनेकार्थी होते हैं, उनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। उनके पर्यायवाची होते हैं, समानार्थी भी शब्द होते हैं तथा विपरीतार्थिक या विलोम शब्द भी होते हैं। इसी अर्थ के आधार पर उनके जो भेद हैं वो किए जाते हैं। सबसे पहला है एकार्थी भेद। जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, पुस्तक, लड़की, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, मार्च आदि। इस वर्ग में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आते हैं। जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है वो एकार्थी कहे जाते हैं। अब अगला है अनेकार्थी। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अर्थ शब्द क्या है, अर्थ, और अर्थ का अर्थ होगा धन और अभिप्राय। शब्द है हार, हार का होगा पराजय या गले में पहनने वाला हार। शब्द है मित्र, अर्थ होगा दोस्त या सूर्य। शब्द है जड़, अर्थ होगा मूर्ख, पेड़ की जड़। शब्द है पत्र, पत्र का अर्थ होगा चिट्ठी या पत्ता। शब्द है जलज, जलज का अर्थ होगा कमल या शंख। अब अगला है पर्यायवाची। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। शब्द है जैसे पानी, इसके पर्यायवाची होंगे जल, नीर और वारी।
बादल, जलद, नीरज, वारिद, पुष्प फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। शब्द है कमल, पर्यायवाची होंगे पंकज, पुष्कर, पद्म, ये दहलंत आएगा। समुद्र, पर्यायवाची होंगे जलधि, निरधि और वारिधि। शब्द है आग, पर्यायवाची होंगे अग्नि, अनल, वहनी। इस प्रकार से पर्यायवाची भी अर्थ होता है। अगला है विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। शब्द है जैसे अंधकार, इसका विलोम हो जाएगा प्रकाश। शब्द है गुण, विलोम हो जाएगा अवगुण। शब्द है ज्ञान, विलोम हो जाएगा अज्ञान। शब्द है शुभ, विलोम हो जाएगा अशुभ। शब्द है सफल, विलोम हो जाएगा असफल। शब्द है अर्थ, विलोम हो जाएगा अनर्थ। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर हम शब्द के भेद कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें और मेदांश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले भविष्य में आप इसी प्रकार की और अच्छी वीडियो प्राप्त कर सके। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।